अगर मुझसे कहा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिटवीन जो कम्युनिकेशन करवाते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स है सर जो हार्डवेयर के लिए। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह एक इंटरफेस का काम करता है, हमारे हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो दो तरह का होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा वो सर्वर कहलाता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल दो तरह के होते हैं, सर्वर और क्लाइंट अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज 2008 सर्वर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसे हम कहते हैं विंडोज 2012 सर्वर। ये सारे जो है वो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी तरह से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज 2016 सर्वर, और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं विंडोज 2019 सर्वर। तो ये सारे जो है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रहे हैं ये सारे जो है वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन और भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है, सर्वर के ही स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम है और भी, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो लिनक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका। लेकिन अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि लिनक्स और यूनिक्स ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट आपको देख रहे हैं विंडोज के नाम से, ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है विंडोज 2008 सर्वर, विंडोज 2012 सर्वर, विंडोज 2016 सर्वर, विंडोज 2019 सर्वर। लिनक्स अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से अगर हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज 7 के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज 10 के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये सारे जो है वो विंडोज के प्रोडक्ट हैं क्लाइंट के लिए। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मुझसे कहा जाए कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे केस में हमें एक छोटा सा एग्जांपल देना होगा कि अगर मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे कंप्यूटर हैं और इन सारे कंप्यूटर में हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो ये मान ले कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ पीसी है वो
हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ पीसी है वो 200 पीसी है। तो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें हम सारे कंप्यूटर में हम आईपी कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, अगर नंबर ऑफ पीसी मेरे ख्याल से अगर 10-20 कंप्यूटर हो तो कोई बात नहीं है, सारे कंप्यूटर के अंदर हम आईपी एड्रेस मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये जो सारे कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं, इन सारे कंप्यूटर के अंदर जो हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे वो मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देंगे। जैसे मैंने इस वाले सिस्टम में आईपी डाला 192.168.0.1, तो इस वाले सिस्टम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे 0.2, इस वाले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हम डाल देंगे 0.3, इस वाले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे 0.4। तो हर एक कंप्यूटर के अंदर हम मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ पीसी मेरे लैन में कम हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ पीसी 200 कंप्यूटर हो, देन व्हाट वी विल डू हियर। 200 कंप्यूटर होंगे तो मुझे हर एक कंप्यूटर के अंदर मैनुअली आईपी डालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि हम इनमें से एक कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करेंगे, विंडोज 2016 सर्वर और विंडोज 2019 सर्वर, और हमें पता है कि विंडोज 16 और विंडोज 2019 सर्वर के अंदर एक सर्विस होती है जिसको हम कहते हैं DHCP। उस सर्विस का नाम है DHCP, और DHCP में कुछ ऑप्शन आते हैं, स्टार्ट आईपी और एंड आईपी करके एक ऑप्शन आता है। तो स्टार्ट आईपी के अंदर अगर मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है 192.168.0.1 और एंड आईपी में मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है 192.168.0.200, अभी क्या होने वाला है कि आपने जो सर्वर के ऊपर जो सर्विस कॉन्फ़िगर की है DHCP, ये DHCP सर्विस क्या करेगा? ये DHCP सर्विस सारे कंप्यूटर में आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देगा। तो आपने देखा कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीसी कम है तो हम हर एक कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस को हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। But if you have 200 computer in your LAN, then what you will do here, you have to configure DHCP service. तो ये जो आपका DHCP सर्विस जो है वो आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलेगा आपको। ये DHCP सर्विस जो है वो क्लाइंट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलता है। तो देखिए ये डिफरेंस है हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में। अगर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी है एंड इफ वी हैव टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस इन ऑल सिस्टम, then we have to configure DHCP सर्विस there। तो DHCP सर्विस जो हमारी है वो आईपी देने का काम करती है हमारे सारे कंप्यूटर में। हमें मैनुअली हर एक सिस्टम पे जाके आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करना होगा। तो देखा आपने कि ये जो सर्विस है DHCP, मैं बेसिक आज मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई सर्वर और आपके CCNA या लिनक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर मैं आऊंगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मुझे कहा जाए, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10-12 कंप्यूटर हैं और उन कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10-12 कंप्यूटर हैं और उनमें अगर मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अरे रुको भाई, अभी क्वेश्चन ना करो। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10-12 कंप्यूटर हैं
और उन सारे कंप्यूटर के अंदर अगर कहा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए, अगर उन सारे कंप्यूटर के अंदर कहा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए, तो एक सिस्टम को ओपन करना, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, एटलीस्ट हमें लगता है कि एक सिस्टम के अंदर अगर हम ऐसा करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपकी मशीन बहुत फास्ट है तो एक सिस्टम के अंदर आधे घंटे के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीसी जो है अगर 200 है, देन व्हाट यू विल डू देयर। अगर आपके पास 200 कंप्यूटर हैं और उन 200 कंप्यूटर के अंदर अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? ऐसे सिचुएशन में मुझे एक कंप्यूटर में मुझे डालना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 2016 सर्वर, विंडोज 2016 सर्वर, और उस विंडोज 2016 सर्वर के अंदर एक सर्विस होती है। विंडोज 2016 सर्वर के अंदर एक सर्विस होती है और उस सर्विस का नाम है WDS। ये विंडोज 2003 सर्वर के अंदर रिस्क के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आती थी। उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हर एक सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देंगे। ये जो क्लाइंट पीसी आप देख रहे हैं, अगर मुझे सारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 इंस्टॉल करना है तो मुझे हर एक कंप्यूटर में मुझे मैनुअली ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे डालने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक सिस्टम के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली थ्रू माय सर्वर। या अगर मुझे विंडोज 10 इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये जो आप सर्विसेज देख रहे हैं, ये जो सर्विसेज आप देख रहे हैं, ये सर्विसेज जो है ये विंडोज सर्वर के अंदर मिलेगा आपको, ये आपको क्लाइंट के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस है आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक मैंने ब्रीफ जानकारी दी है सर्वर और क्लाइंट के बारे में। और सर थिन क्लाइंट अलग कॉन्सेप्ट होता है क्या? कौन सा? हाँ, थिन क्लाइंट क्या उसमें हार्ड डिस्क नहीं होती है? थिन क्लाइंट में हार्ड डिस्क नहीं होती है उस कंप्यूटर के ऊपर। एक का सिर्फ वहाँ पे एक सिर्फ बायोस होता है, एक सिर्फ स्मॉल मेमोरी होती है, उसमें सिर्फ बूटेबल फाइल होती है। बाकी जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो सर्वरी, वो बूटिंग के जो काम सर्वरी करता है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो तरह का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, लिनक्स का भी है। और ज्यादा जो इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है वो आपका ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ विंडो का ही चल रहा है, विंडो भी चलता है और लिनक्स भी चलता है। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताने की कोशिश की है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस तरह की सर्विसेज होगी, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, आपका बहुत सारी सर्विसेज है। जो आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग, क्लाइंट का जो काम, सर्वर का काम, देखिए सर्वर क्यों कहा गया है, सर्वर क्यों कहा गया है? जैसे आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, भाई जरा आप चावल सर्व कर दो, कुछ दे दो, सर्व कर दो। सर्व का मतलब दे दो। तो सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देने का काम करता है और जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ लेने का काम करता है। ये डिफरेंस है आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। देखिए, अगर मुझे नेटवर्किंग करनी है तो मुझे हार्डवेयर की जरूरत होगी। अगर मुझे नेटवर्किंग करनी है तो मुझे जो हार्डवेयर यूज करना है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगा नेटवर्किंग करने के लिए? मुझे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मेरी क्या होनी चाहिए? अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम नेटवर्किंग करने जा रहे हैं तो मेरी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मिनिमम? देखिए, जब नेटवर्किंग करने जा रहे हैं तो आपके पास, आप जब नेटवर्किंग करने जा रहे हैं तो आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पीसी होने चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर।
आप जब नेटवर्किंग करने जा रहे हो तो केबल होने चाहिए। नेटवर्किंग करने के लिए केबल भी तो चाहिए ना। अगर आप नेटवर्किंग करने जा रहे हैं तो आपके पास हब अब तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन डिस्कशन कभी कभी किया जाता है। आप या तो हब या स्विच यूज करेंगे, जनरली स्विच इस्तेमाल होता है। और क्या इस्तेमाल होगा? और जो है हमारा RJ45 होगा, RJ45। और जब हम नेटवर्किंग करेंगे तो और मुझे क्या चाहिए? और अगर मुझे एक्सटेंड करना है अपने नेटवर्क को, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम राउटर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मुझे नेटवर्किंग करनी है तो मुझे जो बेसिक जो मेरी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, वो पीसी है। पीसी होने चाहिए सारे कंप्यूटर जो जहाँ पे हमारे यूजर बैठेंगे। हमारे नेटवर्किंग करने के लिए केबल चाहिए, नेटवर्किंग करने के लिए हब या स्विच चाहिए, RJ45 चाहिए, राउटर चाहिए। तो ये जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट है। आपके क्या चाहिए? हाँ, अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है मेरे हार्डवेयर की। अब कंडीशन ये है कि जरा हम केबल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नेटवर्किंग करने के लिए जो हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, बेटा गिलास पानी दो। नेटवर्किंग करने के लिए जो हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, जरा उसके ऊपर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। देखिए, अगर हमें नेटवर्किंग करना है तो नेटवर्किंग करने के लिए जिस केबल का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट ये कर ले जाओ, दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या कंप्यूटर से जो मेरी वायर जाएगी स्विच के अंदर, वहां पे हम जो केबल इस्तेमाल करेंगे, या जो मेरे स्विच से जो मेरे राउटर पे जो वायर जाएगी वो केबल हम इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे जो केबल जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है वो केबल आपका यूटीपी कहलाता है या एसटीपी कहलाता है। यूटीपी को हम यूज करते हैं, एसटीपी भी यूज कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक जो है हमारा वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो केबल है, इस तरह की केबल को हम बोलते हैं यूटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। देखिए, पहले का जमाना कुछ और था। पहले के अब जो आज से 4 महीना पहले वो पहले का जमाना था। तो पहले क्या था कि ऑफलाइन लोग मैक्सिमम ऑफलाइन पढ़ा करते थे, लेकिन आज का ट्रेंड चेंज हो गया है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम बचता है अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, और साथ में जो ऑनलाइन पढ़ने से ये फायदा होता है, भले ही हमें डिवाइसेस पे काम करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री जब एज ए फ्रेशर होते हैं तो हम जो है किसी भी डिवाइसेस किसी भी, या हमारे पास बहुत सारे टूल है जिनके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो हमारी केबल है, इसमें टोटल जो है 8 वायर होती है। अगर मुझसे कहा जाए कि यूटीपी में जो यूटीपी आपकी वायर है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में टोटल जो होती है 8 वायर होती है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इस केबल का इस्तेमाल हम लोग जो है दो कंप्यूटर के बीच में यूज कर सकते हैं, या कंप्यूटर से जो मेरी वायर जा रही स्विच में हम वहां यूज कर सकते हैं, या स्विच से जो मेरा राउटर में जा रहा वायर वहां हम यूज कर सकते हैं यूटीपी को। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो है कि ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है। लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज ये है यूटीपी का, कि अगर मान लीजिए कि ऐसे लोकेशन से आप यूटीपी केबल को आप क्रॉस कर रहे हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जैसे मान लीजिए आपके किसी लोकेशन में बैटरी रखी हुई है या इलेक्ट्रिक का पोल है, वहां से अगर आप यूटीपी केबल लेके जाएंगे तो क्योंकि आपको पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रही है वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जनरेट होती है। अगर जहां पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है और उसके सामने से अगर आप यूटीपी केबल लेके जाएंगे तो आपका यूटीपी में डेटा ड्रॉप हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है यूटीपी का। लेकिन मोस्टली लोग जो है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए ज्यादातर लोग जो है यूटीपी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कहीं पे अगर ऐसी सिचुएशन हो, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो वहां पे जो है
वहां पे यूटीपी ना लगा के हम एसटीपी लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दो कंप्यूटर के बीच में, दो डिवाइस के बीच में आप नेटवर्किंग करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम जो यूटीपी केबल जो 100 मीटर सपोर्ट करता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए कि 200 मीटर हो जाए, एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर तक वायर अगर जा रही है और दो कंप्यूटर के बीच में डिस्टेंस 200 मीटर है, तो वहां पे आपका जो यूटीपी केबल अगर आप 200 मीटर तक लेके जाएंगे तो आपका डेटा जो है वीक हो जाएगा, आपका डेटा ड्रॉप हो जाएगा, सिग्नल वीक हो जाएगा वहां पे। ऐसे ही कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 100 मीटर पे उस यूटीपी वायर को कट करके रिपीटर लगाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब रिपीटर का इस्तेमाल नहीं होता है। अब जो डिवाइसेस यूज करते हैं रिपीटर की जगह पे, उसको बोलते हैं स्विच। तो वहां पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्विच का जो हर एक पोर्ट है, स्विच का हर एक पोर्ट रिपीटर की तरह काम करता है। तो आपने देखा कि यूटीपी के अंदर जो है हम मैक्सिमम जो है 100 मीटर तक सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है ब्रदर कि यूटीपी में कई सारी वायर आती है, यूटीपी हो या एसटीपी हो, कई सारी वायर आती है। किसी केबल पे लिखा होता है कैट 5। क्या लिखा होता है? CAT, कैट 5। कैट 5 का मतलब होता है कैटेगरी 5। तो अगर जिस केबल के ऊपर कैट 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस केबल से जो डेटा पास होगा वो 100 Mbps की स्पीड से होगा। अगर यूटीपी या एसटीपी अगर इन दोनों केबल में से किसी केबल के ऊपर लिखा हुआ कैट 5 का मतलब होता है कि उस केबल से जो डेटा पास होगा वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से पास होगा। लेकिन अगर किसी केबल पे लिखा हुआ कैट 6, मतलब यूटीपी में कई सारी वायर आती है जो हम आपको नहीं बता, जो जनरल यूज होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर किसी केबल पे, चाहे वो यूटीपी हो चाहे एसटीपी हो, अगर उस पे लिखा हुआ कैट 6, कैटेगरी 6, इसका मतलब ये है कि उस केबल से जो डेटा पास होगा वो 1 गीगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से पास होगा। तो ये डिफरेंसेस है। और ये हमारा एसटीपी है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और आप देख रहे हैं कि यूटीपी के आगे में जो जैक लगा हुआ है उसको हम RJ45 कहते हैं। केबल के आगे में देखिए जो जैक लगा हुआ है जिसको हम क्लिप बोलते हैं, उसको RJ45 बोलते हैं। एसटीपी जो है वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। एसटीपी का एडवांटेज ये है कि अगर, ये सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और दूसरा ये है कि ये अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह जनरेट हो रहा है, अगर उसके पास से अगर आप एसटीपी, जिसको शील्डेड हम बोलते हैं, इसके ऊपर शील्ड लगा होता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो अगर वैसे कंडीशन में हम एसटीपी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर वर्क करेगा हमारे इस एनवायरमेंट में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और ये भी वही बैंडविड्थ भी वही प्रोवाइड करता है, ये भी आपको 100 मीटर के लगभग सपोर्ट करता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर मुझे दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग करनी है, कंप्यूटर से कंप्यूटर वायर ले जानी है, तो हम यहाँ पे यूटीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हम एसटीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो कंप्यूटर के बीच में सिर्फ 2 ही कंप्यूटर है और नेटवर्किंग करनी है तो मुझे स्विच का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पे यूटीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एसटीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो केबल हम यूज करने वाले हैं दो कंप्यूटर के बीच में, उसे हम क्रॉस बना के लगाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रॉस बना के लगाएंगे। और अगर दो स्विच के बीच में नेटवर्किंग करनी है तो यहाँ पे भी हम क्रॉस बना के लगाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि दो स्विच के बीच में स्ट्रेट भी हम लगा लेते हैं तो भी वर्क कर जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि दो सेम डिवाइस के बीच में क्रॉस लगाएं, लेकिन अगर स्ट्रेट भी वायर है तो भी काम कर जाता है। लेकिन अगर दो राउटर के बीच में अगर मुझे वायर लगानी है, राउटर टू राउटर, तो यहाँ पे जो हम केबल लगाएंगे तो ये बहुत तरह की केबल आती है। अगर आप सिर्फ लैब करने जाए तो वहां पे अगर आप इथरनेट टू इथरनेट या गीगा इथरनेट टू गीगा इथरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्रॉस यूटीपी एसटीपी को केबल क्रॉस बना के लगा सकते हैं।
लेकिन अगर ये सिचुएशन हो कि ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर से जो राउटर हमारी क्रॉस हो गई, वॉइस को म्यूट कर लें आप राणा, आयुष राणा, वॉइस को म्यूट करें। अगर राउटर से राउटर मुझे कनेक्ट करना है तो हम क्रॉस केबल भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत तरह की वायर यूज होती है। यहाँ पे सीरियल केबल भी यूज होती है, यहाँ पे जो है आपका जो आपका टेलीफोन वायर होता है वो भी यूज होता है। तो डिपेंड करता है कि वैन, जब आप वैन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर मुझे वायर लेके जानी है राउटर से स्विच, अगर राउटर से स्विच ले जानी है तो मुझे उस यूटीपी एसटीपी को स्टेट बना के लगाना होगा। मेरी बात को समझिए, अगर हम लैब कर रहे हैं राउटर से राउटर में यूटीपी या एसटीपी का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्रॉस बना के लगाएंगे। और अगर हम राउटर से वायर ले जा रहे हैं स्विच की तरफ और हम केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं यूटीपी या एसटीपी, तो हम उसको स्टेट बना के लगाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि राउटर टू राउटर फाइबर केबल भी यूज होता है, और राउटर से जो वायर स्विच में आ रही है वो भी फाइबर यूज आप कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि स्विच से जो वायर आपके एंड डिवाइसेस में कनेक्ट हो रही है, कंप्यूटर में कनेक्ट हो रही है, वो हम यूटीपी और एसटीपी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको स्टेट बना के लगाएंगे। सर ये क्रॉस और स्टेट का क्या कंसेप्ट है? ये मुझे नहीं पता, अभी आगे देखते हैं। यूटीपी और एसटीपी, सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं यूटीपी या एसटीपी केबल नेटवर्किंग के अंदर, उसका स्टैंडर्ड कलर कोड क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आप वायर यूज करने जा रहे हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो यूटीपी एसटीपी में आपने कहा कि यूटीपी और एसटीपी दोनों केबल के अंदर 8 वायर होती है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड कलर कोड क्या है, क्योंकि 8 की 8 वायर का जो कलर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम किस वायर को हम फर्स्ट रखेंगे, किसको हम सेकंड मानेंगे, किसको हम थर्ड मानेंगे, क्या हमारे पास कोई स्टैंडर्ड कोई कलर कोड है? तो आप कहेंगे कि यूटीपी और एसटीपी का स्टैंडर्ड कलर कोड होता है, और यूटीपी और एसटीपी का जो कलर कोड होता है स्टैंडर्ड, वो ये होता है कि आपकी फर्स्ट केबल, योर फर्स्ट केबल शुड बी ऑरेंज व्हाइट। मतलब आपकी जो पहली केबल होगी जिसको आप जब नेटवर्किंग कर रहे होंगे RJ45 को लगाने से पहले, वो आपकी जो फर्स्ट केबल होगी वो ऑरेंज व्हाइट होनी चाहिए। दूसरी जो केबल हमारी होगी, सेकेंड जो हमारी केबल होगी वो ऑरेंज होगी, उसके नीचे वाली, और उसके नीचे जो वाली वायर होगी ग्रीन व्हाइट होगी, उसके नीचे जो हम ब्लू रखेंगे, देन ब्लू व्हाइट, देन ग्रीन, देन ब्राउन व्हाइट, देन ब्राउन। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो अगर हमसे कोई पूछता है कि यूटीपी और एसटीपी में जो 8 केबल होती है, उन 8 केबल का जो स्टैंडर्ड कलर कोड है वो क्या है, तो आप कहेंगे ऑरेंज व्हाइट। उसके नीचे अरेंज करेंगे ऑरेंज वाली वायर को, उसके नीचे हम अरेंज करेंगे ग्रीन व्हाइट वाली वायर को, और उसके नीचे अरेंज करेंगे ब्लू को, और उसके नीचे हम ब्लू व्हाइट को अरेंज करेंगे, उसके नीचे ग्रीन करेंगे, देन ब्राउन व्हाइट। तो टोटल जो आपकी वायर होगी जो यूटीपी एसटीपी में यूज होती है वो इसी तरह से आप अरेंज करेंगे RJ45 को लगाने से पहले। तो ये आपका यूटीपी और एसटीपी का स्टैंडर्ड कलर कोड है। अब कंडीशन यहां पे ये है कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपने मुझसे कहा कि जो कंप्यूटर से जो वायर हमारी स्विच की तरफ जा रही है वो हम स्टेट यूज करेंगे, तो आप किस तरह से यूटीपी या एसटीपी को स्टेट केबल बनाएंगे, ये जरा मुझे समझाइए। तो हम स्टेट केबल आपको बनाने के लिए बता रहे हैं कि स्टेट केबल कैसे बनती है। स्टेट केबल बनाने से पहले, स्टेट केबल जो आप बनाएंगे तो दोनों एंड आपका RJ45 लगेगा। स्टेट केबल जो हम बनाते हैं तो दोनों एंड, ये जो आप देख रहे हैं क्लिप जो देख रहे हैं, ये दोनों एंड पे लगेगा केबल के, इसको हम RJ45 बोलते हैं। लेकिन जो केबल जो अरेंज होगी वो केबल कैसे अरेंज होगी वो देखिए। जो एक एंड पे, हमारे फर्स्ट एंड पे जो केबल होगी, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन,
ये एक तरफ होगी, मतलब एक RJ45 में जब हम केबल लगाएंगे तो ये आपकी एक तरफ होगी, और अगर आप स्ट्रेट बना रहे हैं तो दूसरे साइड भी सेम कलर होना चाहिए। अगर दोनों एंड पे सेम कलर होगा तो वो कहलाएगा स्ट्रेट वायर। अब तो समझ में आ गया वो बच्चा? अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, यस सर, यस सर। मतलब ये है कि आप अगर स्ट्रेट केबल यूज करेंगे, स्ट्रेट केबल बनाने का मतलब है कि आपके केबल के दोनों एंड पे RJ45 लगेगा, लेकिन जो अरेंज होगा केबल स्ट्रेट के लिए वो दोनों एंड पे सेम कलर होना चाहिए, तभी वो वायर आपकी स्ट्रेट कहलाएगी। और अगर आपको उस UTP और STP को क्रॉस बनाना है, क्रॉस केबल लगाने हैं, तो देखिए क्रॉस केबल हम कैसे लगाते हैं। तो क्रॉस में भी यही कंडीशन होने वाली कि दोनों एंड पे RJ45 होगा, लेकिन क्रॉस कैसे बनता है? एक एंड के ऊपर आपका सेम कलर होगा, जो आपने पहले भी देखा था, जो आपने स्टैंडर्ड कलर कोड को देखा था आपने कि पहली बार हमारी ऑरेंज वाइट थी, ऑरेंज थी, देन ग्रीन वाइट था, देन ब्लू था, ब्लू वाइट था, मतलब इसी वे में आपको अरेंज करना होगा। क्रॉस कैसे होता है? जो दूसरा एंड है आपका, दूसरे एंड पे क्या होने वाला है कि ये जो 3 नंबर की वायर है, 3 नंबर की वायर जो है वो फर्स्ट पे चली जाएगी, और 6 नंबर की जो वायर है, 6 नंबर की वायर वो सेकंड पे चली जाएगी, और फर्स्ट नंबर की जो वायर है वो थर्ड पे आ जाएगी, फोर्थ वाली वायर एज इट इज रहेगी, फिफ्थ वाली वायर एज इट इज रहेगी, सेकंड नंबर की जो वायर है वो 6 पे आ जाएगी, 7 एज इट इज और 8 एज इट इज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्रॉस यहां पे हो रही है। तो क्रॉस जो आप कर रहे हैं, आप जो क्रॉस केबल बना रहे हैं, आप जो क्रॉस केबल बना रहे हैं, तो आपने देखा ये जो आपकी ग्रीन वाली वाइट है वो आपके यहां पे चली गई है, ये जो आपकी ग्रीन है वो आपकी इस पोजीशन पे आ गई है, और ये जो ऑरेंज वाइट है वो आपकी यहां पे आ गई है, और आपने देखा ब्लू एज इट इज है, ब्लू वाइट आपकी एज इट इज है, और सेकंड नंबर की वायर आपकी यहां पे आ चुकी है। आप इस बात को गौर से देखें कि टोटल जो आपकी वायर है वो 8 वायर है, लेकिन इन 8 में से सिर्फ 4 ही ऐसी वायर है जो आपके लिए कम्युनिकेशन करने में हेल्प कर रही है। वो कौन कौन सी वायर है? तो देखिए, ये वाली वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर और ये वाली वायर। आपके पास टोटल 8 वायर है, इन 8 में से सिर्फ 4 वायर जो है वो कम्युनिकेशन करने का काम कर रही है, और आपकी जो उन 4 में से 2 जो आपकी वायर है, इन 4 में से जो 2 वायर आपकी है, समझ गए? इन 4 में से 2 वायर, ये जो 2 वायर है आपका वो TX करने का काम कर रहा है, मतलब ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, और इनमें से जो 2 वायर है वो RX करने का काम कर रहा है। RX मतलब डेटा को रिसीव करने का काम कर रहा है। तो टोटल मेरे पास जो है लगभग 8 वायर है, 8 में से सिर्फ 4 ही वायर काम कर रही है। तो आप देखें, आपकी जो 2 वायर है आपकी है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, वो आपके दूसरे एंड पे जा रहा है। तो इनमें से जो 8 में से जो आपकी 2 वायर आपको दिख रही है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ग्रीन, इनमें से 2 वायर आपके एक एंड से ट्रांसमिट करेगा, तो दूसरे एंड पे वो डेटा को रिसीव करेगा, और सेकेंड कंप्यूटर की तरफ से जब जो TX वाली 2 वायर है वो फर्स्ट वाले की तरफ RX पे आ रही है। तो ये इस तरह से हम क्रॉस केबल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब टोटल जो आपकी है 8 में से हम 4 ही वायर का मेन इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। तो क्रॉस केबल हमारी इस तरह से बनती है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेटवर्किंग के अंदर पहले जो हम केबल यूज करते थे, UTP और STP के बाद हम लोग जो है वो कोएक्सियल का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में कोएक्सियल का इस्तेमाल बहुत ही कम है।
नेटवर्किंग के अंदर जो हम लोग कंप्यूटर की बात करें, आईटी की बात करें, हाँ ये जरूर है कि टेलीकम्युनिकेशन के एरिया में ये कोएक्सेल का इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन जो जनरली अगर आप आईटी की बात करें, हम नेटवर्किंग की बात करें, जहां राउटर स्विच की बात करें, तो वहां पे मोस्टली केबल का इस्तेमाल, ये कोएक्सेल केबल इस्तेमाल नहीं होता है। आपके फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल होते हैं, आपका यूटीपी इस्तेमाल होता है और एसटीपी इस्तेमाल होता है। तो फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं। देखिए फाइबर ऑप्टिक जो है, आपकी जो यूटीपी केबल है, आपके यूटीपी और एसटीपी के अंदर जो डेटा फ्लो होता है वो एनालॉग सिग्नल के रूप में फ्लो होता है, मतलब आपका डेटा एनालॉग के रूप में जाता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक को आज इंडस्ट्री क्यों पसंद कर रही है? फाइबर ऑप्टिक को पसंद इसलिए कर रही है क्योंकि इसका जो ट्रांसफर रेट है वो कई गुना ज्यादा है आपके यूटीपी एसटीपी से। ऐसा इस वजह से क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो ग्लास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो फास्ट होता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक जो है वो लाइट सिग्नल पे काम करता है, इसी वजह से ये आपका कम्युनिकेशन जो है बेहतर देता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो हमारी है वो दो तरह की होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, राउटर टू राउटर भी हम यूज कर सकते हैं या राउटर से स्विच की तरफ भी हम यूज कर सकते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो हमारी है वो दो तरह की मिलती है इंडस्ट्री के अंदर। एक केबल को हम बोलते हैं सिंगल मोड, इवन के केबल पे लिखा होता है सिंगल मोड, और ये जो आपको सामने दिख रही है वो सिंगल मोड आपकी फाइबर है। और ये जो हमारी है ये जो वायर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टी मोड फाइबर। तो फाइबर हमारी जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, हम सिंगल मोड और मल्टी मोड कॉन्फ़िगर करते हैं। जहां पे अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए केबल चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 किलोमीटर तक वायर लेके जानी है, 50 किलोमीटर तक वायर लेके जानी है, 100 किलोमीटर तक वायर लेके जानी है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी गई है। पता नहीं यहाँ पूरा इंडिया से लेके श्रीलंका तक कहाँ तक नहीं लगा हुआ है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो हम केबल का इस्तेमाल करते हैं फाइबर ऑप्टिक के अंदर, वो सिंगल मोड केबल यूज होती है। और अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो वहां पे मल्टी मोड केबल हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये हो गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो लाइट सिग्नल के ऊपर काम करता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल हमारी दो तरह की, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। सिंगल मोड जो है वो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, मल्टी मोड जो है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। प्लस ये जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है ये 50 जीपीएस 100 जीपीएस की स्पीड देता है, मतलब इसकी स्पीड कई गुना ज्यादा होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका फाइबर ऑप्टिक जो है वो लाइट सिग्नल के रूप में काम करता है। और आपके सामने दिख रहा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल में ये सिर्फ दो केबल है। ये दो केबल में एक केबल जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है और एक केबल जो है डेटा को रिसीव करने का काम करता है। इवन कि आज की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अब जो है फाइबर ऑप्टिक में एक ही केबल पे सारे काम हो जाते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में आ चुका कि एक ही केबल पे आपके डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा है, रिसीव हो रहा है। लेकिन अभी तक जो हम आपको बता रहे हैं ये है कि फाइबर ऑप्टिक में दो केबल यूज हो रही है और ये दो केबल में एक केबल डेटा को ट्रांसमिट करता है, दूसरे को रिसीव करता है। कई सारे कनेक्टर हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि यूटीपी के अंदर जब हम यूटीपी केबल का इस्तेमाल कर रहे थे तो यूटीपी के अंदर जो आप देख रहे हैं आगे में जो क्लिप लगी हुई है उसको RJ45 कहते हैं। तो अगर आप यूटीपी और एसटीपी केबल का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम RJ45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बात हम फाइबर की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो कनेक्टर आते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं। ये हमारा ST कनेक्टर है। लेकिन जब तक आप फाइबर इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो आपको ये मेरे समझाने से समझ नहीं आएगा। बट फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि हमारे फाइबर ऑप्टिक में डिफरेंट टाइप के कनेक्टर होते हैं, क्योंकि हमारा जो FOC होता है जहां से वायर आके हम कनेक्ट करते हैं अपने राउटर और स्विच में, वहां पे ST कनेक्टर को हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये भी FOC पे लगता है, ये हमारा SC कनेक्टर है। आपने देखा कि ये वाला कनेक्टर ST है, ये SC है और ये LC है। जनरली LC जो कनेक्टर होता है वो हमारे राउटर या स्विच के ऊपर हम इसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब जिस डिवाइसेस के ऊपर आप ये कनेक्ट करने जा रहे हो, तो देखो गौर से, ये जो हमारी स्विच है
इस स्विच के अंदर आप देखिए, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो इस स्विच में SFP लिखा हुआ है। आप गौर से देखिए, मॉड्यूल खाली है और यहाँ पे लिखा हुआ SFP, बिल्कुल ब्लैंक है वो स्लॉट। अगर आपको दिख रहा है तो आप ये देखिए कि ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है, ये वाला स्लॉट, इसे हम SFP बोलते हैं। यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे SFP लगती है। SFP का मतलब ये होता है कि मॉड्यूल की हम बात करें, हम SFP की बात करें मतलब मॉड्यूल की बात करें। अब ये जो आप स्विच, आप लड़कों की हालत ऐसी कि मैसेज जो है करना शुरू कर देते हैं, मैं मोबाइल ही बंद कर देता हूं। तो मैं ये कह रहा था ब्रदर कि ये जो आप देख रहे हैं स्विच में, जो ये आप SFP देख रहे हैं, दरअसल ये SFP जो है स्लॉट है, ये SFP नहीं है। ये SFP को लगाने के लिए ये स्पेस है। तो SFP जो है वो कैसी दिखती है? SFP कौन? ये SFP है। SFP भी जो SFP बोलिए या इसको मॉड्यूल बोलिए, बात बराबर, इसको मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ये जो मॉड्यूल है जिसको हम ये जो हमारा जो मॉड्यूल है जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इस पे कनेक्ट करने के बाद, इसको कनेक्ट करने के बाद ये हमारा जो आप कनेक्टर देख रहे हैं, ये जो हमारा कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर आपका SFP में लगेगा। इस बात को समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारी स्विच है, इसके अंदर जो SFP का जो सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर ये SFP लगाएंगे। और SFP में देखिए आगे में रेड और ब्लू कलर में जो सॉकेट है, वहां पे ये आपका जो है LC कनेक्टर फाइबर का लगता है। अब कंडीशन ये है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि SFP कर क्या रहा है, देखिए SFP भी आपका दो तरह का आता है। SFP भी सिंगल मोड और मल्टी मोड सपोर्ट करता है। लेकिन आप पूछते हैं कि SFP क्या चीज है, तो मैं आपसे पहले ये पूछूंगा कि आपके जो डिवाइस है, चाहे वो राउटर हो चाहे आपका स्विच हो, ये जो दो डिवाइस है ये डिजिटल सिग्नल पर काम करता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक जो है वो लाइट सिग्नल पर काम करता है। तो ये जो मॉड्यूल है, इसका मेन काम है ट्रांसलेशन करना, डिजिटल सिग्नल को लाइट सिग्नल में और लाइट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। तो ये कम्युनिकेशन करने का काम करता है। और ये देखिए, ये सॉकेट है, यहाँ पे हम जो है ये वाला जो SFP है, ये ऐसा SFP है कि आप यहाँ पे UTP केबल को भी SFP पे लगा सकते हैं। ऐसे ऑप्शन है मार्केट के अंदर। ऐसे तो SFP पे फाइबर ही लगता है, लेकिन ऐसे भी हैं जहां पे UTP भी लगा सकते हैं, ऐसे ऑप्शन है। तो ये जो है हमने केबल के बारे में आपसे टॉपिक डिस्कशन की है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को, बच्चों को समझ में आया होगा। तो ये बेसिक जानकारी है नेटवर्किंग की। तो मैंने ये जो टॉपिक डिस्कशन किया है, वो डिस्कशन किया है आपके केबल के बारे में, कि हम जो केबल जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, UTP, STP, ये सारी केबल यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी। उस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर जो है मैंने केबल के बारे में डिस्कशन किया, और मैंने कई सारी केबल के बारे में बात किया कि UTP और STP किस तरह से केबल बनती है, किस तरह से लगती है, कहाँ पे हम स्ट्रेट लगाएंगे, कहाँ पे हम क्रॉस यूज करेंगे। और अब अगर मुझसे कहा जाए कि हब और स्विच जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने वाले हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, ये हमारा हब है और ये हमारा स्विच है। ये आप अपने नोट्स जो मैं बोल देता हूं, नोट्स आप जो है आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, या जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं।
लाओ माँ। भाई इधर भी भेज दो यार, अकेले अकेले खा रहे हो। तो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि हमारी जो डिवाइस है हब में और स्विच में क्या डिफरेंस है। हब में और स्विच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि देखिए हमारी जो हब डिवाइस है वो भी दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है और यही काम हमारा स्विच भी कर रहा है। लेकिन हब और स्विच में डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए कि कंप्यूटर ए की तरफ से ये हमारा कंप्यूटर ए है। अगर कंप्यूटर ए की तरफ से कोई डेटा फॉरवर्ड किया आधा घंटा रुक जाओ। आधा घंटे के बाद क्या करोगे, नाश्ता करने सॉरी सर, जाएंगे? मैं नहीं सॉरी सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। नहीं मैं समझ रहा हूँ, अरे मैं समझ रहा हूँ कि तुम किसी को ही बोल रहे हो। नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि हब के अंदर अगर मेरे पास मैंने हब कनेक्ट कर रखा है और अगर कंप्यूटर ए ने कोई डेटा फॉरवर्ड किया, आपको यह मालूम होना चाहिए कि हब जो हमारी डिवाइस है उसके पास किसी भी तरह की मेमोरी नहीं होती है। वॉइस को म्यूट कर लो। हमारे हब के पास जो है किसी भी तरह की मेमोरी नहीं होती है। तो अगर हमारे हब के पास किसी भी तरह की मेमोरी नहीं होती है और कंप्यूटर ए ने कोई डेटा को फॉरवर्ड किया, तो वो डेटा जो आपका है वो जो डेटा आपका है वो इस इंटरफेस पे भी आएगा। वो जो डेटा आपका है वो इस इंटरफेस पे भी आएगा और इस वाले इंटरफेस पे भी आएगा, मतलब ब्रॉडकास्ट होगा। अब अगर मान लीजिए कि दोबारा अगर कंप्यूटर ए ने बी को डेटा भेजा तो वो डेटा इस वाले इंटरफेस पे भी आएगा, अगर तीसरी बार अगर कंप्यूटर ए ने बी को ही डेटा भेजा तो इस बार भी डेटा आपका इस इंटरफेस पे आएगा और इस इंटरफेस पे भी आएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हब लगा रखा है, हब यूज इस्तेमाल तो नहीं होता है लेकिन जानकारी के लिए हम लोग ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि हब के अंदर बार बार ब्रॉडकास्ट होता है। मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था कि इवन कि आप सेम डेस्टिनेशन डिवाइस को क्यों ना दोबारा डेटा भेजें, ये ब्रॉडकास्ट ही होगा। तो आपने देखा कि कंप्यूटर के अगर आप जो है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ना इस्तेमाल करके आप पूरा ओल्ड टेक्नोलॉजी हब यूज करते हैं, तो हब के अंदर हमेशा बार बार जितने बार भी कंप्यूटर एक सेम डिवाइस को ही डेटा क्यों ना भेजे वो बार बार जो है ब्रॉडकास्ट होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका हब है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। आपका जो हब है ना वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। अब मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं आप लोगों से, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या समझते आप हैं, बताएं। वन वे कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स का मतलब और बताएं भाई। जिससे वन वे कम्युनिकेशन होता है, अगर इधर से कोई डाटा सेंड करता है तो केवल सेंड ही होगा, रिसीव नहीं हो सकता है। थोड़ा तेज बोलो ना सर, अगर कोई डाटा इधर से सेंड होता है ना सर, जी, केवल सेंड ही करेगा, रिसीव नहीं कर पाएगा। वन वे कम्युनिकेशन। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि या तो डेटा ये रिसीव करेगा
और जिस वक्त वो डेटा रिसीव कर रहा होगा उस वक्त ट्रांसमिट नहीं करेगा, और जिस वक्त वो ट्रांसमिट करेगा उसको रिसीव नहीं करेगा। मतलब आप जी दोनों में से एक ही कम्युनिकेशन होगा। तो जी आपका सर। जो हब होता है, आपका जो हब होता है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। सबसे पहले आपने देखा क्या, कि हब के अंदर बार बार ब्रॉडकास्ट होता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या हब के बारे में लिखिएगा, कि हब जो है हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। तीसरा पॉइंट क्या सर है, जी बोलिए अच्छा सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। बोलिए ना। ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स बता रहे हैं, ये सिंप्लेक्स भी कुछ होता है सर? सिंप्लेक्स का देख लेना ना, सिंप्लेक्स हमारी यहाँ पे डिवाइस कोई काम नहीं करती है। सिंप्लेक्स नहीं होता करते है, ना आप सर? देख लेना गूगल से। दूसरी कंडीशन अच्छा। यहाँ पे ब्रदर क्या है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है ब्रदर, कि हब के अंदर जो कम्युनिकेशन चैनल है ना, कम्युनिकेशन चैनल जो है हब के अंदर, वो एक कम्युनिकेशन चैनल है। इसी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर, इसी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर सेम टाइम पे हो सकता है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आने जाने का अगर रास्ता एक ही है, इधर से डेटा आ रहा है और इधर से डेटा जा भी रहा है सेम ही टाइम पे, क्योंकि आने जाने का जो रास्ता है वो एक है। हब के अंदर अगर आने जाने का रास्ता एक है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सेम टाइम पे दो डिवाइस डेटा सेंड कर दे। अगर सेम टाइम पे अगर दो डिवाइस डेटा सेंड करती है तो डेटा आपस में कोलेड हो सकता है, डेटा का कोलिजन हो सकता है। बात समझ गए, डेटा का यहाँ पे कोलिजन हो सकता है। तो सबसे पहले इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपका स्विच हैज वन, सॉरी हब हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये जो हमारा है, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं हब हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। हब के अंदर वन ब्रॉडकास्ट डोमेन है, लेकिन हम हब के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, हब हैज वन ब्रॉडकास्ट क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जब कंप्यूटर ए ने जब डेटा भेजा तो वो सारे इंटरफेस के ऊपर चला गया, इसलिए हम कह रहे हैं हब हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। दूसरी कंडीशन ये है कि हम यहां पे ये कह रहे हैं स्विच हैज वन कोलिजन डोमेन, क्योंकि एक ही रास्ता है, डेटा आपस में कोलेड कर सकता है एक ही रास्ते के ऊपर। तो हम कह सकते हैं हब हैज वन कोलिजन डोमेन। कोलिजन की स्पेलिंग बताओ, कोलिजन की स्पेलिंग बताओ। ये तुम तो यार मेरे से भी महान आदमी निकले। तो COLLAISION एक बार में एक बात बोलो, COLLISION। COLLISION। सही है? हाँ SION। अरे आई तो लिखा हुआ है। हब हैज वन कोलिजन डोमेन, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भिड़ने का, कोलिजन मतलब भिड़ना, भिड़ने का जगह भी एक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हब हैज वन कोलिजन डोमेन एंड हब हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हब के अंदर एक टेक्नोलॉजी काम करती थी जिसको हम कहते थे CSMA CD। हब के अंदर एक टेक्नोलॉजी काम करती है जिसको हम कहते हैं CSMA CD। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। CSMA CD का मतलब हो गया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि सेम टाइम पे अगर डेटा फॉरवर्ड कर दिया जाए, सबसे पहले तो CSMA CD क्या करता है, कोलिजन होने से बचाता है हब के अंदर, और अगर कोलिजन हो जाए डेटा का तो फिर से बैकग्राउंड में उसको रिपेयर करके डेटा को फॉरवर्ड करता है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी जो आपकी है हब के अंदर CSMA। तो हमने 2-3-4 पॉइंट बोला है। हमने सबसे पहले कहा कि हब के अंदर, हब जो है हमेशा बार बार ब्रॉडकास्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, हब जो है बार बार ब्रॉडकास्ट करता है, बिकॉज हब के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी ना होने के वजह से बार बार
हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है। हब जो है हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हब के अंदर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, हब के अंदर एक कोलिजन डोमेन होते हैं, और हब के अंदर अगर कोलिजन ना हो, कोलिजन से बचाने के लिए अगर कोलिजन हो जाए तो वहां पे हब में एक सर्विस काम करती है जिसको हम बोलते हैं CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। तो ये तो फीचर थे हमारे हब के। लेकिन अगर हम स्विच की बात करें, कि स्विच किस तरह से काम करता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्विच के अंदर मेमोरी होती है। आपकी जो स्विच है, इस स्विच के अंदर मेमोरी होती है। स्विच के अंदर मेमोरी होती है, और ये जो स्विच है इस मेमोरी के अंदर एक टेबल क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। तो स्विच के अंदर एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी को कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। और अब हमें यह समझना है कि स्विच जो है वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करता है। अब हमें यह देखना है कि स्विच जो है आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करता है नेटवर्क के अंदर। जी बोले मीरान साहब, मोहम्मद मीरान बोले, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मीरान साहब। हेलो जी बोले। सर, हब में जो वन ब्रॉडकास्ट डोमेन और वन कोलिजन डोमेन जी, ये बार बार ब्रॉडकास्ट करता है ना, तो फिर वन ब्रॉडकास्ट डोमेन कैसे आ गया? नहीं, बार बार ब्रॉडकास्ट करने को ही तो बोलते हैं वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। मतलब ये है कि हमारे हब के अंदर जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन तो एक ही है ना, इसी डोमेन के अंदर ना ब्रॉडकास्ट हो रहा है। बार बार करे या कुछ भी करे, डोमेन तो एक ही है ना ब्रॉडकास्ट करने का, इसी डोमेन के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना। वन ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? मैं यही कह रहा हूं कि वन ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब होता है कि एक ही लॉजिकल बाउंड्री है, और इसी एक ही लॉजिकल बाउंड्री के अंदर आपके हब के हारे इंटरफेस है। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक डिवाइस अगर कोई डेटा को फॉरवर्ड करता है तो वो डेटा हर एक इंटरफेस पे जाता है, बिकॉज सारे इंटरफेस एक ही डोमेन के अंदर है। इस वजह से ब्रॉडकास्ट डोमेन हम कहेंगे। इसी चीज को अगर आप स्विच की तरफ देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। ओके, फिर वन कोलिजन डोमेन कैसा मतलब? वन कोलिजन डोमेन का मतलब ये है ब्रदर कि आपका जो डेटा आ रहा जा रहा है वो रास्ता तो एक ही है ना। जैसे मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? वो कर्नाटक से। भटकल। तो भटकल के अंदर मान लीजिए कि एक रोड है, एक ही रोड है, और एक ही रोड के ऊपर एक तरफ से एक गाड़ी आ रही इधर से और इधर से गाड़ी जा रही है। तो एक ही रास्ते पे दो गाड़ी कभी कभी भिड़ भी तो सकती है ना। तो क्या बोलेंगे उसको? एक कोलिजन डोमेन बोलेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक ही रास्ता नहीं, कोलिजन का मतलब क्या होता है? भिड़ना। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते के ऊपर इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है। तो ऐसा भी तो क्या होता है कि दो रास्ते से सेम दो गाड़ी सेम रास्ते पे डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है, तो आपस में भिड़ भी तो सकती है ना। कोलाइड कर सकती है। सर कोलेशन मतलब दो तरफ से आके जो एक पॉइंट पे मिलते हैं उसको कोलेशन बोलते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल, यही बात तो कह रहा हूं मैं। देखिए ये जो यहाँ पे जो भिड़ रहा है, ये सेम टाइम पे तो दो आपस में टकरा भी तो सकता है ना। तो कोलाइड होती है इंटरफेस के ऊपर ने। हाँ बिल्कुल, ये जो आपका जो कोलिजन होता है, क्योंकि सेम टाइम पे अगर दो डिवाइस अगर डेटा को फॉरवर्ड कर दे तो वहां पे कोलिजन हो सकता है, लेकिन कोलिजन नहीं होता हब के अंदर भी, क्योंकि वहां पे एक सर्विस काम करती होती है CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड में ऐसा होता है, तो होने से क्या होता है कि सर्विस डेटा को फिर से रिपेयर करके सेम डेस्टिनेशन पे उसको फॉरवर्ड करती है। हाँ, फिर CSMA भी होता है ना? CSMA-CD। हाँ, फिर कोलिजन अवॉइडेंस भी होता है, राइट? यही तो कह रहा हूँ, ये CSMA-CD क्या कर रहा है? कोलिजन को अवॉइडेंस कर रहा है ना। ये डिटेक्शन है ना।
CSMA SID ये दोनों मिलके काम करता है ना, ये दोनों मिलके काम कर रहा है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, तो ये कोलिजन को डिटेक्ट भी करता है और साथ में रिपेयर करता भी है। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं स्विच की तरफ और वहां समझते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हमारा स्विच है और इस स्विच से लगभग मैंने 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करके, और जरा मैं आईपी चेक कर लेता हूं समझाने से पहले। इस वाले सिस्टम में जो आईपी डाली हुई है 192.168.0.1, और इस वाले सिस्टम में आईपी डाली हुई है 192.168.0.2, और इस वाले कंप्यूटर में जो आईपी डाली हुई है 192.168.0.3। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपके स्विच के अंदर मेमोरी होती है। जैसा कि हमने कहा था, हब के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है, लेकिन स्विच के अंदर मेमोरी होती है। और इस मेमोरी के अंदर स्विच क्या स्टोर करता है और ये स्विच किस तरह का टेबल क्रिएट करता है वो देखते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा शो मैक एड्रेस टेबल। तो शो मैक एड्रेस टेबल को रन करने से हमें ये पता चलेगा कि मेरे इस स्विच से कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और उन कनेक्टेड कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके स्विच के इस मैक टेबल में होनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। बात को समझिएगा, मैंने ये कहा कि हब के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है, लेकिन स्विच के अंदर मेमोरी होती है, और उस मेमोरी के अंदर स्विच क्या करता है, एक टेबल क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। और इस कमांड के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपके स्विच के मैक टेबल के अंदर आपसे इस स्विच से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर हैं उनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है या नहीं है। फिलहाल नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से आपने देखा कि स्विच के पास जो मैक टेबल होता है, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर के पास भी एक टेबल होता है, और जिसे हम कहते हैं ARP टेबल। तो जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के पास टेबल होता है, उसी तरह से हमारे सिस्टम के पास भी एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं ART टेबल। और आप देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के ART टेबल में अभी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे कंडीशन में यह मान लीजिए कि कंप्यूटर ए को कम्युनिकेशन करना हो, ऐसे कंडीशन में यह मान लीजिए कि कंप्यूटर ए को कम्युनिकेशन करना हो कंप्यूटर बी से, तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से करेगा वो मुझे समझना है यहां पे इस एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब कंडीशन यहां पे ब्रदर ये है कि अगर कंप्यूटर ए को कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर बी से, तो इस कंप्यूटर ए को कम्युनिकेशन करने से पहले कंप्यूटर बी का जो मैक एड्रेस है वो मालूम होना चाहिए। जरा सा 1 मिनट रुकेगा, मैं आता हूं, 1 मिनट रुकेगा प्लीज। तो मैंने ये कहा आपसे कि हर एक स्विच के पास एक टेबल होता है जिसको मैक टेबल कहते हैं, और हर एक कंप्यूटर के पास एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं ART टेबल। और ART टेबल के अंदर भी अभी फिलहाल किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपने देखा नहीं मिली,
और उसी तरह से आपके स्विच के पास भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ऐसे कंडीशन में अगर कंप्यूटर ए अगर कंप्यूटर बी से कम्युनिकेशन करना चाहेगा, अगर कंप्यूटर बी से कम्युनिकेशन करना चाहेगा, तो कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस कंप्यूटर ए को मालूम होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये पेन लो और इस पेन को मिस्टर राजू को दे दो, मैंने तो राजू का नाम आपको बताया लेकिन राजू का पता तो नहीं बताया ना, तो अब राजू तक कैसे पेन को पहुंचाओगे? वही कंडीशन यहाँ पे है कि अगर कंप्यूटर ए अगर डेटा फॉरवर्ड करना चाहता है कंप्यूटर बी को, तो कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस कंप्यूटर ए के आर्क टेबल में होना चाहिए, जो नहीं है यहाँ पे। ऐसे सिचुएशन में जब कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा फॉरवर्ड करना चाहता है और कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस कंप्यूटर ए के पास अगर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में कंप्यूटर ए क्या करने वाला है, कंप्यूटर ए एक स्पेशल टाइप का पैकेट जनरेट करेगा जिसको हम कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। तो देखिए आपके कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया है और इस आर्प रिक्वेस्ट के अंदर आपके कंप्यूटर ए ने सोर्स आईपी में अपना आईपी रखा है, दैट इज 192.168.0.1, और सोर्स मैक एड्रेस में अपना मैक एड्रेस रखा है। लेकिन जिस कंप्यूटर का उसे मैक एड्रेस मालूम करना है तो वो ये वाला आईपी है, इसी 192.168.0.2, इस वाले आईपी का जो है वो मैक एड्रेस मालूम करना है। तो डेस्टिनेशन जो आपका मैक एड्रेस है वो 192.168.0.2 है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके कंप्यूटर ए को क्या यह पता है कि स्विच के किस इंटरफेस पे 192.168.0.2 अटैच है? बिल्कुल नहीं पता है। तो जब नहीं पता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आपके कंप्यूटर ए को यह पता है कि स्विच के किस इंटरफेस पे 192.168.0.2 कनेक्टेड है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पता है। तो जब बिल्कुल नहीं पता है तो इस कंप्यूटर को क्या करना, जब ये कंप्यूटर पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, जब वो स्विच जब फ्रेम को रिसीव करेगा तो उस फ्रेम को क्या करेगा, हर एक इंटरफेस पे भेजेगा पता करने के लिए। इसका मतलब क्या करेगा, वन टू मेनी करेगा ना। तो वन टू मेनी को क्या बोलते हैं, वन टू मेनी को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि आपके आर्प रिक्वेस्ट के अंदर इसने क्या किया है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में इसने जो है FFF एड्रेस डाल रखा है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में FFF डाल रखा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि FFF जो है एक लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। स्पेशली ऐसी कंडीशन में इसको कंप्यूटर यूज करता है जब उसको पता करना हो कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है स्विच के किस इंटरफेस पे अटैच है। तो देखिए अभी क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आपके स्विच के मैक टेबल में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक आपका स्विच का मैक टेबल है। लेकिन जैसे ही ये आर्प रिक्वेस्ट आपके स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, ये फॉरवर्ड किया गया और जैसे ही फॉरवर्ड किया गया, स्विच ने क्या किया, स्विच ने उस फ्रेम को खोला। जो कंप्यूटर ए की तरफ से फ्रेम आया उसको स्विच ने खोला और खोलने के बाद वो सोर्स को चेक करता है कि मेरे तरफ सोर्स कौन आ रहा है। तो मेरे तरफ जो सोर्स आ रहा है, मतलब जो सोर्स मैक एड्रेस आ रहा है, उस मैक एड्रेस को इसने अपने मैक टेबल में स्टोर कर लिया है। ये देखिए स्टोर कर लिया है। और ये भी इसने स्टोर किया है कि ये जो मैक एड्रेस है वो स्विच के किस इंटरफेस से लर्न किया गया है, वो भी इंटरफेस को लर्न किया। फिर ये लर्न करने के बाद आपके स्विच ने सोर्स कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री कर लेने के बाद इसने क्या किया, इसने जो है वो हर एक इंटरफेस से फॉरवर्ड कर दिया। अब मुझे देख के बताओ, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं स्विच हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन? बोलिए, क्या अब हम नहीं बोल सकते हैं स्विच हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन? क्योंकि आपके एक कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट भेजा तो स्विच के हर एक इंटरफेस पे चला गया। इसको हम क्या नहीं बोल सकते स्विच हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन? जिस तरह से आपके हब के अंदर भी वन ब्रॉडकास्ट डोमेन था, उसी तरह से स्विच के अंदर भी वन ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है डिफॉल्ट। तो जैसे ही आपके कंप्यूटर बी ने आर्प रिक्वेस्ट को रिसीव किया, तो सिस्टम बी जो है आर्प रिप्लाई फॉरवर्ड करने वाला है। तो देखिए अब सिस्टम बी जो है आर्प रिप्लाई बनाएगा
और आर रिप्लाई के अंदर इसने सोर्स आईपी एड्रेस को यहाँ पे स्टोर किया, दैट इज 192.168.0.2। और ये देखिए सोर्स मैक एड्रेस इसने स्टोर कर रखा अपने पास, वो जो सिस्टम बी का है जिसका वो मालूम करने वाला था। और जो जिस सिस्टम ने आर रिक्वेस्ट भेजा था उसका आईपी एड्रेस आपका टारगेट आईपी में आ चुका है, और वो कंप्यूटर जिसने आर रिक्वेस्ट भेजा था उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे भेजा जाएगा। और जैसे ही आपके सिस्टम बी की तरफ से आर रिप्लाई स्विच की तरफ भेजा जाएगा, और ये देखिए भेजा गया। जैसे ही स्विच ने रिसीव किया तो अभी देखिए स्विच के पास एक ही मैक एड्रेस था, लेकिन जैसे ही वो स्विच बी ने जब भेजा तो अब आपके स्विच ने दोनों कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री कर ली है। और इस बार जो मैक एड्रेस को इसने लर्न किया है वो इस वाले इंटरफेस से लर्न किया है। अब कंडीशन क्या है ब्रदर? तो ऐसा करने के बाद जैसे ही कंप्यूटर ए की तरफ स्विच की तरफ से कंप्यूटर ए की तरफ आर रिप्लाई भेजा जाएगा, जैसे ही भेजा जाएगा कंप्यूटर ए क्या करने वाला है, कंप्यूटर ए अपने आर टेबल में डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री अब कर लेगा। और ये देखिए अब 192.168.0.2 उसके मैक एड्रेस की एंट्री आपके सिस्टम ए ने आर टेबल में कर लिया है। अब देखिए क्या हो गया है, आफ्टर मेंटेनिंग मैक टेबल एंड आर टेबल, अब क्या कंडीशन होने वाली है अब जरा समझिए। ये तो अभी देखना ब्रॉडकास्ट हुआ, पहली बार जब किसी सोर्स कंप्यूटर के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ऐसा करता है, जो आपने देखा कि ब्रॉडकास्ट से किया। लेकिन यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है ब्रदर कि सब कुछ मेंटेन हो गया और अब जो है ये कम्युनिकेशन भी कर रहा है। अगर हम पिंग करके देखें तो 192.168.0.2 से ये कम्युनिकेशन भी कर रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन हो जाने के बाद अब हम देखना चाहते हैं कि अब ये कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है। चलिए देखते हैं, इस बार फिर से चेक कर लेते हैं। फिर से आपका कंप्यूटर ए जो है वो कंप्यूटर बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन इस बार उसने आर रिक्वेस्ट नहीं बनाया है। इस बार जो है उसने जब डेटा को फॉरवर्ड किया तो ये कंप्यूटर ए की तरफ से डेटा जो है वो स्विच की तरफ गया, और स्विच के बाद पहली बार क्या किया था, स्विच ने हर एक इंटरफेस पे भेज दिया था, लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम बी को ही भेजेगा। तो देखिए आफ्टर मेंटेनिंग मैक टेबल एंड आर टेबल वो कम्युनिकेशन कैसा कर रहा है स्विच आपका, वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये देखिए ये डिफरेंस होता है। और हब में क्या था कि हब के अंदर बार बार ब्रॉडकास्ट हो रहा था। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे ब्रदर कि हब के अंदर जो होता है वन ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, और आपके स्विच के अंदर जो है अब हम जरा ये भी देख लें। अभी तो हमने देख लिया यहाँ पे कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है यूनिकास्ट हो रहा है, लेकिन अगर हमें अब इस बात को समझना ये है कि अभी आप देखिए हमारे स्विच के अंदर जो है कितने मैक एड्रेस स्टोर हो चुके हैं वो हमें देखना है। तो हमारे स्विच के अंदर अब जो है वो तीनों कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, और तीनों कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, और हर एक इंटरफेस का जो है पोर्ट नंबर भी, मतलब ये वाला जो मैक एड्रेस है वो इस वाले F0/4 पे कनेक्ट है, ये वाला जो मैक एड्रेस है ये इंटरफेस इस पोर्ट पर अटैच है, ये मैक एड्रेस जो आपका इस वाले इंटरफेस पर, सारे इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। अब आप इस बात को सोचें कि अब अगर कंप्यूटर ए अगर बी को डेटा भेजेगा तो कंप्यूटर ए की तरफ से डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा, वो स्विच के पास जाएगा और स्विच उठा करके यहाँ डेटा भेजेगा। तो कंप्यूटर ए ने जो कम्युनिकेशन और ए और बी के बीच में हो गया वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हुआ। फिर अगर मान लीजिए कंप्यूटर ए को कम्युनिकेशन करना सी से, तो ये भी यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। मतलब अब जब सब कुछ मेंटेन हो चुका है, स्विच के पास हमारे स्विच से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर हैं उनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, और सारे कंप्यूटर के पास आर टेबल के अंदर वो भी इंफॉर्मेशन स्टोर चुकी है। ऐसे कंडीशन में जो कम्युनिकेशन होगा वो यूनिकास्ट होगा, और यूनिकास्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं स्विच हैज मल्टीपल कोलिजन डिटेक्शन, जैसे मल्टीपल कोलिजन। तो यहाँ पे जैसे हम हब के बारे में कह रहे थे कि हब के अंदर जो है एक कोलिजन डोमेन होता है, स्विच के अंदर मल्टीपल कोलिजन होता है। मतलब स्विच का हर एक इंटरफेस एक कोलिजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंस है आपके हब और स्विच के अंदर। तो मेरे ख्याल से आज हमारी क्लास जो है लगभग 1.5 आवर हो चुकी है, और
अब जो है नेक्स्ट क्लास जो है हम आपसे कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। सर टाइमिंग सेम रहेगी 10 AM? टाइमिंग कल की सेम रहेगी और फिर हम आगे देखते हैं। लेकिन फिर एक्चुअली में क्या है कि जो पार्टिसिपेंट हमारे पास हैं वो 13 Yes, sir. पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन इन 13 में से जो स्टूडेंट, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है। हाँ सर हाँ।